रूबरू कराना चाहेंगे। और बड़ी खबर आ रही है राफेल के हवाले से। हिंदुस्तान की फिजाइया को मजीद तवानाई बख्शने के लिए मशहूर मारूफ फाइटर जेट यानी राफेल अब बहुत जल्द हिंदुस्तान आने को है। फ्रांस से हिंदुस्तान ने राफेल की डील की थी और अब इस माह के आखिर तक हिंदुस्तान को राफेल मिलने वाला है। ऐसे में जराए से खबर मिल रही है कि हिंदुस्तान का फिजाइया अपने 6 राफेल जेट को कहीं और नहीं बल्कि लद्दाख में तैनात कर सकता है। एलएसी पर हिंदुस्तान और चीन के माबैन जारी कशीदगी के बीच आइंदा 22 जुलाई को होने वाले 2 रोजा कमांडर कॉन्फ्रेंस में इसका खाका तैयार किया जाएगा। अलबत्ता अभी सराय से जो खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक हिंदुस्तान की सरकार और फिजाइया ने ऐसा मन बनाया है कि 6 राफेल को लद्दाख में चीन की चालबाजी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैनात किया जा सकता है। खबर है कि 6 राफेल हिंदुस्तान की सरजमीन पर 27 जुलाई को लैंड करेगा और इससे पहले यह तैयारी की जा रही है कि इसको फौरी तौर पर लद्दाख में चीन पर लगाम लगाने के लिए तैनात किया जा सकता है। तो इस किस्म की खबरें जराए के हवाले से मिल रही है। इस पर मजीद तफसीलात के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इशफाक, क्या कुछ अपडेट है राफेल को लेकर? 27 जुलाई को 6 राफेल आ रहे हैं और 6 के 6 को खबर मिल रही है कि लद्दाख पर चीन की जानिब चीन की चालबाजी पर नजर रखने के लिए तैनात किया जा सकता है। बिल्कुल रहमत, आपकी बात सही है। जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स को और ज्यादा मजबूत करने का मंसूबा बनाया गया है और उसी मंसूबे के तहत 6 रफाल जेट्स जो है वो 27 तारीख को अंबाला एयरबेस को टच करेंगे और चंद दिन अंबाला में रहने के बाद जो हमारे एयरफोर्स के सोर्सेज हमें बता रहे हैं उसके बाद उन सबको जो है वो शिफ्ट किया जाएगा स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स पर, उन हसास तरीन मकामात पर जहां पर एयरफोर्स को इनकी ज़रूरत है। और सबसे टॉप प्रायोरिटी जो है वो लद्दाख है और उसके साथ साथ चीन के साथ मिलने वाली वो 3000 से ज़्यादा किलोमीटर वाली सरहद है जिस पर नज़र रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और यही वजह है कि 22 जुलाई को जो नई दिल्ली के अंदर एयरफोर्स कमांडर्स की मीटिंग होने जा रही है उसमें भी एक बड़ा हिस्सा जो है मीटिंग का, अगरचे वो 2 दिन का इजलास पहले से ही मुरतब किया गया है लेकिन उसमें भी तकरीबन 50 से 55% एजेंडा जो है वो लद्दाख और चीन की सरहद है, चीन के साथ साथ पाकिस्तान की सरहद है। ये 2.5 वारफ्रंट वाला जो गेम है इसमें एयरफोर्स की कितनी जिम्मेदारी बनती है, किस तरीके से कमांड कंट्रोल के साथ सब एक साथ चले, तो ये सारी चीजें वहां पर भी डिस्कस होगी। लेकिन बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये कि जो 6 रफाइल अंबाला एयरबेस पर आज से 6 दिन के बाद 27 तारीख को टो करेंगे, टच करेंगे, उन्हें डायरेक्टली जो है कुछ दिनों के बाद ही अंबाला में रखने के फौरन बाद उन्हें फॉरवर्ड बेसिस पर जो है वो तैनात किया जाएगा ताकि चीन के उस मंसूबे पर पानी फेरा जाए जो लगातार वो पिछले 2-3 महीनों से कर रहा है। जहां एक तरफ से बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ से खबरें जो आ रही है वो ये है कि वो अपनी फौजें पीछे नहीं हटा रहा है और अपनी सरहद के पास वाले इलाके के अंदर बहुत ज्यादा बहरी फौजों को जो उन्होंने जमा करके रख दिया है और मशकें शुरू की हैं, तो उस सब पर नजर रखी जाए और अगर हंगामी सूरत हाल पैदा हो तो ये रफाइल जेट जो इंतहाई अहम जेट है ये उस वक्त काम कर सके, इसलिए उन्हें फॉरवर्ड पोस्ट पर जो है वो लगाया जा सकता है। ऐसे में चलते चलते ये भी बता दीजिए डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस हो या फिर जो बातें चली हैं डिप्लोमेट लेवल पर हो या फिर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर जो बातें चली हैं कोर कमांडर लेवल की, इन तमाम बातों से कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसकी वजह से सरकार इस तरह का फैसला करने का मन बना रही है। देखिए, अभी उन टॉक्स को, उस बातचीत को मनफी कहना या मस्बत कहना शायद जल्दी होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम चाहते हैं कि डिसएंगेजमेंट हो, टॉक्स हो, शायद सरहद के उस पार पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो जवान है, जो कमांडर्स है या जो वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप है जिनपिंग और उनके साथी, वो नहीं चाहते हैं उतनी तेजी के साथ ये मामला जो है वो आगे बढ़े। अदरवाइज ये मामला जो था वो बातचीत के जरिए से हल होना था। लेकिन जो सूरत हाल अभी बनी हुई है, इस सूरत हाल के बीच काफी ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो एयरफोर्स पर भी बनती है, क्योंकि एयरफोर्स का एक बड़ा और कलीदी रोल इन माउंटेन वॉरफेयर के अंदर रहता है, जहां पर आप अगली चौकियों तक नफरी को पहुंचाते हैं, अगली चौकियों तक मैन मशीनरी और इक्विपमेंट को पहुंचाते हैं। और फिजा से जब आप नजर रखते हैं तो ये जो रफाइल है ये कितना मार कर सकता है, क्योंकि एयर टू एयर मिसाइल में इसकी महारत है और भी 10 तरह की महारतें इसमें है। तो वो सारी चीजें जब आप देखेंगे तो उस वजह से लद्दाख चूंकि अभी फ्लैश पॉइंट है, लद्दाख चूंकि अभी हॉटस्पॉट बना हुआ है, इसलिए इसको वहां पर तैनाती जो है वो की जाएगी।
चलिए अशफाक, और बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो राफेल को लेकर के एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मरकजी सरकार और फजाइया की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह मन बनाया जा रहा है कि जो 6 राफेल 27 जुलाई को हिंदुस्तान को मिलने वाले हैं, ये हिंदुस्तान पहुंचने वाले हैं, इन 6 के 6 को सीधे तौर पर चीन की तरफ रुख करके रखा जाएगा और लद्दाख पर रखा जाएगा। ऐसी खबरें हमें ज़राए से मिल रही है, जो इस वक्त हमें खबर मिल पा रही है। हिंदुस्तान चूंकि राफेल डील जब हुआ था उस पर उसको लेकर अभी वक्त 2021-22 में और राफेल मिलने वाले थे, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने दबाव बनाया और बातें की और अपने इस मामले पर दोनों मुल्कों के दरमियान जो बातचीत हुई उसके बाद नतीजा यहां तक पहुंचा कि 6 राफेल हिंदुस्तान को इस महीने के आखिर तक देने का फैसला किया गया और अब 6 राफेल हिंदुस्तान को अब से ठीक 5 से 6 दिन बाद यानी 27 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद इस बीच में 22 से 24 को जो कमांडर का कॉन्फ्रेंस है दिल्ली में, उस कमांडर कॉन्फ्रेंस में यह तय किया जाएगा कि इस 6 राफेल को किस तरह से रखना है, कैसे इस्तेमाल करना है और क्या सबका लोकेशन क्या होगा, क्या इसके आगे पीछे की कार्रवाई होगी। ये तमाम चीजों पर बाज़ाब्ता तौर पर एक खत खींचा जाएगा और एक लकीर तैयार की जाएगी और साथ ही साथ ये भी तय किया जाएगा कि इस राफेल का इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन फिलहाल जो खबर मिल पा रही है कि अभी 6 राफेल हिंदुस्तान को 5 दिन बाद करीब 6 दिन बाद 6 राफेल हिंदुस्तान को मिलने जा रहा है। ऐसे में जब 27 तारीख को राफेल हिंदुस्तान पहुंचेगा उसके बाद मुमकिन है कि चीन की तरफ से कोई सफाई आए, कोई बयान आए, कोई तबसरा आए। चूंकि जब हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से ये बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा कि लद्दाख में 6 राफेल तैनात किए जाएंगे, उसके बाद ही मुमकिन है कि चीन की तरफ से खामोशी टूटे और चीन कुछ न कुछ ऐसी बातें कहें जो आमतौर से वो कहता रहा है, तो ये मुमकिन है। लेकिन राफेल को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि हिंदुस्तान को 6 राफेल आज से 6 दिन बाद मिलने को है और 6 राफेल जब मिलेंगे तो 6 के 6 को तैनात किया जाएगा। वो लद्दाख में चीन की जानिब, चीन की हर चाल को नाकाम बनाने के लिए एयरफोर्स की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हमें सोर्सेस से खबरें मिल पा रही हैं कि हिंदुस्तान के फिजाइया की जानिब से ये तय किया गया है कि तमाम राफेल को अभी जो मिल रहे हैं इस महीने के आखिर तक के तमाम को लद्दाख में रखा जाएगा और वो चीन की हर चाल पर बाज की नजर की तरह से काम करेगा और चीन के किसी भी नापाक मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगा। तो इस तरह की खबरें हमें अभी फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर राफेल को लेकर मिल रही है और राफेल को लेकर मिल रही खबर यह है कि 6 दिन बाद जब 6 राफेल हिंदुस्तान को मिलेंगे तो सबको सिर्फ और सिर्फ लद्दाख मिशन और LAC पर जो हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सूरत हाल बनी हुई है, उस सूरत हाल में हिंदुस्तान अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए और चीन के हर मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए इस राफेल का इस्तेमाल करेगा और फिजाइया की भी यही कोशिश है। तो ऐसे में जो ज़राए से खबर मिल पा रही है कि राफेल के मिलते ही इसे फौरी तौर पर लद्दाख भेजा जाएगा और लद्दाख में तैनात किया जाएगा चीन की जानिब रुख करके और चीन की हर चाल को नाकाम बनाने के लिए। ये सबसे बड़ा हथियार होगा। अब बात करते हैं जरा राजस्थान की। राजस्थान में सियासी उथल पथल अपने शबाब पर है। राजस्थान हाईकोर्ट में इस मसले पर समाअत भी चल रही है। समाअत में आज सचिन पायलट के खेमे के साथ साथ अशोक गहलोत के लिए भी काफी अहम दिन माना जा रहा है, क्योंकि सचिन पायलट के हामी 18 अरकान असेंबली को असेंबली स्पीकर CP जोशी ने गुज़श्ता दिनों नाअहल करार देने की नोटिस भेजी थी, जिसको अदालत में चैलेंज किया गया। अब तीसरी बार इस अर्जी पर आज समाअत चल रही है और आज ऐसा इम्कान है कि हतमी फैसला आ जाएगा। इसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि सचिन पायलट का मुस्तकबिल कैसा होगा और क्या होगा। इस बीच फोन टेप करने का मसला भी सरगर्म है और खबर है कि मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत को SOG ने नोटिस भेज दी है और बयान के साथ साथ आवाज का नमूना देने की हिदायत की है। तो राजस्थान हाईकोर्ट पर इस वक्त सबकी नजर है। अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट से राजस्थान के CM अशोक गहलोत के लिए क्या कुछ निकल कर आता है और साथ ही साथ सचिन पायलट के लिए क्या कुछ निकल कर आता है, ये भी देखने वाली चीज होगी। लेकिन सबकी नजर है, खास तौर से कांग्रेस और BJP जो सियासी जमातें हिंदुस्तान की बड़ी हैं, इन दोनों पार्टियों की खास नजर है और देखना यह होगा कि राजस्थान की
हाई कोर्ट से राजस्थान के सियासी उथल पुथल पर क्या कुछ अपडेट निकल कर आता है, इस पर बहुत ही बारीकी से नजर रखते हुए हमारे नुमाइंदे रविशंकर प्रसाद जुड़े हुए हैं, रवि श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट है राजस्थान को लेकर के? राजस्थान सियासी उथल पुथल पर हाईकोर्ट में समाज चल रही है, हाईकोर्ट से क्या अपडेट मिल रही है? देखिए, अब अभी तो फिलहाल सुनवाई चल रही है, लेकिन माना जा रहा है कि अब इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि सुनवाई अब मंगलवार तक के लिए टाल दी गई है। तो कह सकते हैं अगर ये खबर पुख्ता हो जाती है तो मंगलवार तक सभी बागी विधायकों को राहत मिलेगी और इसी के साथ एक बार फिर से एक दिन का वक्त और मिला है। आपको पता ही होगा क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो पक्ष रखते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी तरफ से तमाम दलीलें दी गई। उसके बाद हम बात करें सचिन पायलट की तरफ से, तो उनकी तरफ से भी हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी की तरफ से दलीलें रखी जा रही थी। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि मंगलवार तक सुनवाई टल गई। हालांकि पुख्ता अभी तक ये नहीं हो पाया है, इसे हम कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि हाँ अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई अब मंगलवार को भी होगी। दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले में एक खबर अपडेट ये भी है कि सचिन पायलट को लेकर सुनवाई में कोई भी फैसला आया, लेकिन गहलोत खेमे ने प्लान बी तैयार कर लिया है। कुछ ही वक्त में हम देखेंगे, खबर ये भी आ जाएगी कि फ्लोर टेस्ट होगा राजस्थान में और फ्लोर टेस्ट के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि सरकार अल्पमत में है या बहुमत में है। इसको लेकर खुद जो गहलोत खेमे की तरफ से जो पुख्ता सूत्र है उनकी तरफ से हमें खबर मिली है कि कलराज मिश्र से सीएम गहलोत ने संपर्क कर एक तरीके से वक्त मांगा है। हालांकि सभी अब कयासों पर स्पेकुलेशन पर चल रहा है, चीजें कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ राजस्थान के सियासी घमासान के बीच तरह तरह की खबरें निकल कर आ रही है। खबरें एक ये भी आई रहमत, जिसको बताना जरूरी है कि सचिन पायलट की वापसी को लेकर राहुल गांधी अभी भी कोशिशें कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के साथ उनकी लास्ट बातचीत हुई थी, जिसके बाद उन पर कार्रवाई हो गई थी, क्योंकि प्रियंका गांधी ने उन्हें कहा था कि आप अपने जो भी समस्याएं हैं उसे लेकर अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी के पास जाइए या राहुल गांधी के पास जाइए। हालांकि उस वक्त उन्हें वक्त नहीं मिल पाया था, उसके बाद ही कहीं ना कहीं कार्रवाई हो गई थी। खबर यहाँ तक है कि प्रियंका गांधी से सचिन पायलट ने सीएम पद की मांग की थी और कहा था कि पार्टी उन्हें सार्वजनिक तौर पर ये स्वीकार करे कि हाँ ये सीएम पद के उम्मीदवार या 2022 में होंगे आने वाले चुनाव में, या फिर मौजूदा वक्त में उन्हें सीएम बनाए। तो तमाम स्पेकुलेशन चल रहे हैं, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, खबरें छन छन के आ रही है, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं आज को लेकर और कल को लेकर राजस्थान के सियासी घमासान में कुछ नया अपडेट हमें जरूर देखने और सुनने को मिलेगा। अशोक गहलोत के प्लान बी के बारे में आपने बताया कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या वो पूरी तरह से मुतमईन है इस हवाले से कि उनके पास नंबर गेम बहुत अच्छे अंदाज में है, नंबर है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए उनने ऑप्शन बी तैयार कर लिया है? लेकिन इधर सचिन खेमे में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? इनके जो एमएलए 18 एमएलए जो हैं, क्या इनके तरफ से जो पहले शुरू में बात आ रही थी कि नई पार्टी बना सकते हैं, या फिर कांग्रेस के जो बागी लीडरान हैं या कांग्रेस के वो लीडरान जिन्हें बाहर किया गया है उनको एक करके एक अलग से मोर्चा बना सकते हैं? तो सचिन के खेमे में कोई प्लान बी तैयार हुआ है? देखिए, सचिन खेमे का प्लान बी क्या है ये तो अभी पुख्ता तौर पर नहीं पता चल पाया है। हाँ इतना जरूर है कि खबर ये यहाँ तक है, हालांकि इसकी संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी खबर है तो इसलिए बताना जरूरी है कि राहुल गांधी नहीं चाहते कि सचिन पायलट कांग्रेस से अलग हो। अभी भी राहुल गांधी कोशिशें कर रहे हैं, ऐसा हमें कांग्रेस के वरिष्ठ जो सूत्र है जो हमें लगातार अपडेट देते हैं उनकी तरफ से बताया गया है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि फिर से सचिन पायलट की वापसी हो, लेकिन किस ग्राउंड्स पर वापसी हो इसे कोई नहीं बता रहा, क्योंकि सचिन पायलट की वापसी तो बहुत मुश्किल लगती है। आपका सवाल था गहलोत के प्लान बी का नंबर गेम, तो राजस्थान का नंबर गेम ये कहता है कि 200 विधानसभा की सीटों में अगर आपको सरकार बनानी है तो 101 सीट आपको लाना पड़ेगा या फिर उसका बहुमत दिखाना पड़ेगा। ऐसे में अगर 18 विधायक और एक विधायक सचिन पायलट उन्हें हट जाते हैं तो 101 अयोग्य ठहरा दिए जाते हैं, तो 181 का आंकड़ा आता है, जो कहीं ना कहीं 91 पर यह पूरा बहुमत सिद्ध होगा। ऐसे में गहलोत के पास फिलहाल कितने नंबर गेम है ये तो हम देखेंगे जब विधानसभा में ये पूरा एक तरीके से परीक्षण होगा। लेकिन हाँ जिस तरीके से गहलोत खेमा आश्वस्त नजर आ रहा है, हमने सुबह ही तस्वीर देखी कि किस तरीके से होटल में विधायक अंतराक्षरी खेलते हुए हल्के फुल्के मूड में नजर आ रहे थे, कोई टेंशन नजर आ नहीं रही थी। हालांकि सियासत है, टेंशन होती भी है तो सियासतदान उसे दबाते हैं ताकि मीडिया की सुर्खियां ना बने, लेकिन इतना कह सकते हैं कि फिलहाल सचिन पायलट की जो पूरा फोकस है वो अभी हाईकोर्ट पर है, क्योंकि विधायकी चले जाने के बाद बहुत ताकतें कम हो जाती है। यही वजह है कि पायलट
और पायलट का पूरा खेमा अपनी विधायकी बचाने में जुटा हुआ है। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया हुआ है, जहां से लगातार सुनवाई टल रही है। इससे पहले भी 2 बार टल गई है, लेकिन आज के हाईकोर्ट सुनवाई में क्या कुछ निकला वो हमने पुख्ता सूत्रों से बताया, लेकिन अभी इस पूरे मामले में जैसे ही अपडेट आएगा मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा। चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के। तो राजस्थान पर बहुत बारीक नजर रखने वाले रवि श्रीवास्तव आपको अपडेट कर रहे थे कि क्या कुछ सूरत हाल है। अशोक गहलोत के खेमे में प्लान भी तैयार हो चुका है और वो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस बीच सचिन के खेमे से खबर मिल रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मुसलसल राब्ते में है और कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट की बावकार और इज्जत के साथ घर वापसी हो। तो इन तमाम राजस्थान के सियासी खेल के बीच एक दूसरी और अहम खबर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस पर हमारी पूरी नजर है। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे राजस्थान के मामले पर जो हाईकोर्ट में समाअत चल रही है, उस समाअत में अभी तक जो अपडेट है वो एक अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलाल पूरी कर ली है। अब देखना यह है कि सचिन खेमे की तरफ से क्या कुछ दलाल हरीश साल्वे देते हैं और क्या कुछ कोर्ट का फैसला आता है। ये देखने वाली चीज होगी। कोर्ट का फैसला जो भी आएगा हमारे सोर्सेज की तरफ से, जैसे रवि श्रीवास्तव ने बताया कि मुमकिन है कि आज ये मामले को टाल दिया जाए कल तक के लिए, मंगल तक के लिए, तो एक दिन की राहत जरूर मिल सकती है। लेकिन इस बीच कोर्ट का दरवाजा अभी भी खुला हुआ है, कोर्ट में समाअत चल रही है। जो भी फैसला होगा दोनों खेमे को मंजूर होगा और उसके बाद दोनों पार्टियां दोनों खेमे की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। फिर सियासी उथल पथल नए शबाब पर नए अंदाज में देखने को मिलेगा। लेकिन इस वक्त हमारी भी नजर है राजस्थान के हाई कोर्ट पर और खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ग्रुप की भी नजर है और सचिन पायलट की तो बेचैनी है कि बढ़ती जा रही है। राजस्थान के सियासी उथल पथल के बीच एक अर्जी आज राजस्थान के हाई कोर्ट में डाली गई और यह अर्जी इसलिए है कि जो साबिक वज़ीर आला हैं उनसे सरकारी आशाइश वापस ली जाए, उनको सरकार की तरफ से फराहम किए गए नौकर और घर की सहूलियात को खत्म की जाए। जिस वकील ने यह अर्जी डाली है उसी वकील से मैं आपको मिलवाता हूं, उनको सुनिए। ये सर 4 सितंबर 2019 को हमारा एक जजमेंट हुआ था जिसके अंदर पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो आजीवन सुविधा दी गई थी, बंगलों की, 10 नौकरों की, वो क्वेश्चन कर दिया। लेकिन 4 सितंबर से लेकर राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव ने कंप्लाइंस नहीं की है, केवल कंप्लाइंस की है 19 जनवरी को केवल जगन्नाथ पांड्या को नोटिस दिया था कि वो बंगला खाली करें। उन्होंने 21 जनवरी को बंगला खाली करा। वसुंधरा राजे को कोई नोटिस नहीं दिया और आज तक नहीं दिया। और उन्होंने कोर्ट में कहा कि ये सी इज एंटाइटल, सी ऑक्यूपाइज दिस बंगलो बीइंग एंटाइटल एज एमएलए। ये एमएलए नहीं, उनका कहना था कि एमएलए के नाते वो एंटाइटल है। हम कहते हैं एंटाइटल आप उनको सीएम हाउस दो चाहे राजमहल दो, लेकिन एक्स चीफ मिनिस्टर का बंगला जो उनके नाम अलॉटेड है, जो 13 दिसंबर 2018 को स्वयं डीबी गुप्ता जी ने उनके अपने हाथों से उनको अलॉट किया गया था, जबकि सरकार नहीं बनी थी। गहलोत जी शपथ ली 2-3 दिन बाद उन्होंने अपने लेवल पे अलॉट कर दिया। न फाइल चीफ मिनिस्टर को भेजी, न फाइल गवर्नर को भेजी, और ऑर्डर में लिख दिया बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नर। वो हाँ, एक से उनको अलॉट कर दिया, जो उसको आज तक विड्रॉ नहीं है। हमारा ये केस है, वो ऑर्डर विड्रॉ होना चाहिए। आप उसको एमएलए के नाते दीजिए, पास है ऑर्डर, आप एमएलए के नाते दीजिए, ऑर्डर तो पास करें ना। वो ऑर्डर कोई पास नहीं किया, इसलिए हमने राजीव स्वरूप जी को पार्टी बनाया कि आप इनके खिलाफ इनका बंगला खाली कराएं। साथ में हमने रिकवरी मांगी है। अब क्या हुआ कि मिनिस्टर सैलरीज एक्ट में 21 अगस्त 2019 को अमेंडमेंट हुआ कि जो भी मिनिस्टर बंगले में रहेगा 2 महीने बाद उसका 10,000 पर डे किराया लगेगा, पेनल्टी लगेगी। तो हमने मांग की है कि 4 सितंबर से लेकर आज तक जब तक बंगला खाली नहीं हुआ या कर दिया गया उस तक 10,000 रुपये पेनल्टी से ली। राजस्थान हाईकोर्ट से निकालकर आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट ले आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज एक और अहम मामले की समाअत हुई। दरअसल यूपी के कानपुर के मशहूर गैंगस्टर विकास दुबे के इनकाउंटर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। समाअत अभी भी चल रही है। सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने दलाल पेश किए और इनकाउंटर को सही करार दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रियासती सरकार लॉ एंड ऑर्डर की बहाली के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए ट्रायल होना चाहिए था, जांच होनी चाहिए थी, फिर उसके बाद सजा होनी चाहिए थी। इस मौका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जांच कमेटी तश्कील दी जाएगी और उस जांच कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज होंगे जो इस कमेटी की क़यादत करेंगे और एक पुलिस का अफसर भी होगा। सुप्रीम कोर्ट इसने साबिक जज और पुलिस के अफसर को कमेटी में शामिल करने की बात कही। अर्जी में इनकाउंटर पर शक करते हुए अर्जी दाखिल की गई थी और कहा गया था कि यह फर्जी इनकाउंटर है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने जांच कमेटी की हमायत तो कर दी है,
अब देखना ये होगा कि जांच सबसे शुरू होती है, कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, साबिक जज कौन होंगे, पुलिस अफसर कौन होंगे, और फिर और कमेटी के मेंबर कौन कौन होते हैं, ये भी देखने वाली चीज होगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर तल्ख तबसरा किया और कहा है कि हैरानी की बात है कि जमानत पर आने के बाद भी विकास दुबे इस तरह के वारदात को अंजाम देता रहा। ये लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी नाकामी। तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े ने सीधे तौर पर यूपी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की बहाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि विकास दुबे जमानत पर आने के बाद भी इस तरह के वाकयात वारदात को अंजाम देता रहा और यूपी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करने में नाकाम रही। चूंकि ये सब लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, उसके बावजूद भी विकास इस तरह के हरकत को, इस तरह के वारदात को अंजाम देता रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर पे भी सवाल उठाया, लेकिन साथ ही साथ कमेटी बनाने का ऐलान किया है, हदायत दी है, और कमेटी सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज की क़यादत में होगी, पुलिस के अफसरान भी होंगे। अब देखना यह होगा कि कब तक की जांच की कार्रवाई शुरू होती है और कमेटी की पूरा खद्दोखाल क्या होता है, कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे निशांत राज जुड़ चुके हैं लाइव। निशांत, क्या कुछ अपडेट है? सुप्रीम कोर्ट में मामले की समाअत चल रही है या खत्म हो गई? क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट से अपडेट है आपके पास? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बनाने की बात कही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस होंगे और साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस से कोई रिटायर्ड अधिकारी होंगे जो कि इस पूरे मामले की जांच करेंगे। दरअसल विकास दुबे का एनकाउंटर जिस तरीके से हुआ था, उसके बाद से कानून व्यवस्था को लेकर एक सवाल उठा था, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की है कि उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदेश में विधि का शासन करवाना चाहिए और विधि में जो लिखा हुआ है और विधि के हिसाब से ही चलना चाहिए। दरअसल विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज काफी तल्ख टिप्पणियां की हैं उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर। और सबसे बड़ी बात है जो आपने भी बताई कि जिस अपराधी पर 65 से ज्यादा मुकदमे हों और वो जमानत पर घूम रहा हो, ऐसे में उस जमानत को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है। और कुल मिलाकर जिस तरीके से विकास दुबे का प्रकरण हुआ था, उस प्रकरण के बाद से तमाम लोग उत्तर प्रदेश में कानून के राज पर सवाल उठा रहे थे। उन सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी आज हैरान नजर आया। जी, अब ऐसे में यूपी सरकार का क्या रिएक्शन आया सरकार की तरफ से? चूंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज होंगे, रिटायर्ड जज होंगे जो इसकी अध्यक्षता करेंगे, क्या यूपी सरकार की तरफ से कोई कमेंट? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की बात मान ली है। जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार जो नई कमेटी बनेगी उसको अडॉप्ट करने को तैयार है और 22 जुलाई को इसका मसौदा जो है पूरी तरीके से तैयार कर दिया जाएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहेंगे और साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस से रिटायर्ड एक अधिकारी रहेंगे। चलिए निशांत राय, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो विकास दुबे मामले पर सुप्रीम कोर्ट से आई बड़ी खबर पर अपडेट फराहम कर रहे थे हमारे नुमाइंदे निशांत राय। हम आपको इस खबर में एक और अपडेट आपको दे दें कि विकास दुबे के इनकाउंटर को लेकर के जो सवालात उठ रहे थे, उस पर अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी जांच के लिए बना दी है, लेकिन इस बीच मेडिकल रिपोर्ट भी आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट विकास दुबे का जो आया उसमें इंकशाफ हुआ है कि विकास के जिस्म पर 10 जख्म थे और 3 गोलियां थी जो आर पार हुई हैं। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इंकशाफ हुआ है। विकास दुबे को लेकर के एक इंतहाई अहम और बड़ी खबर विकास दुबे को लेकर के इस वक्त मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी तश्कील दी है और